उसने तो शायद मजाक में ही पूछा था, क्या वास्तव में ही राम सेतु है? मैंने कहा, अरे नादान, सच तो यह है कि राम से ही तू है। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को इस बार के खास और स्पेशल 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल कैसा? तो स्पेशल मुझे इस संदर्भ में कहना पड़ रहा है कि एक लंबी लड़ाई के बाद आपकी आस्था और भगवान श्री राम जन्मभूमि के असली मालिक स्वयं श्री राम के बीच जो कोलैबोरेशन हुई है कि अयोध्या की जमीन श्री राम की और उस पर उनका सुंदर घर बनवा रहे हैं आप, यानी कि हम सब भारतवासी। दोस्तों, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि इस तरह की दिव्य कोलैबोरेशन के दौरान हम सब भारत की अपनी पवित्र धरती पर मौजूद रहेंगे। जय श्री राम। चलिए अब जरा सी भी देर ना करते हुए कोलैबोरेशन की अपनी सीरीज में शुरू करते हैं कोलैबोरेशन पार्ट 4 के स्पेशल एपिसोड को, जिसमें आज आपको मैं बताऊंगा कि कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर क्यों और किसे बनाया जाए और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉज कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में लिखने चाहिए जिससे कि बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर दोनों ही सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेफ भी रह सके। आपसे अनुरोध कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें, यकीनन यह आपके बहुत काम आएगी। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो कोलैबोरेशन पार्ट 3 में आपको बताया था कि कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के एक पर्टिकुलर क्लॉज पर आकर बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर्स दोनों की सुई अटक जाती है, अर्थात उनकी सहमति उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं बन पाती। बिल्डर चाहता है कि नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते ही कोलैबोरेशन की एवज में मिले पोर्शन की सेल डीड करवा ली जाए, ताकि प्रॉपर्टी ओनर की तरफ से बाद में काम को लेकर, काम के तरीके को लेकर या फिर अनेक्चर से बनाई उस बिल्डिंग में कुछ कमियां निकालकर वह सेल डीड करवाने में कोई दिक्कत ना करे। और वहीं प्रॉपर्टी ओनर चाहता है कि सब काम कंप्लीट हो जाने पर ही कोलैबोरेशन के अगेंस्ट दिए गए पोर्शन की सेल डीड एग्जीक्यूट करेगा। दोस्तों, यहां इस तरह की प्रॉब्लम कोई सुलझा हुआ और समझदार प्रॉपर्टी एजेंट ही सुलझा सकता है। इसलिए मैं कोलैबोरेशन की इस सीरीज के पिछले सभी एपिसोड में बार बार यही कहता आया हूं और आज फिर से कह रहा हूं कि कोलैबोरेशन डील किसी अच्छे और सुलझे प्रॉपर्टी एजेंट के बिना कभी भी ना करें। अब बात आती है कि उस पोजीशन, उस स्थिति में क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो किसी भी तरह की कोलैबोरेशन डील में कोई अच्छा और समझदार आर्बिट्रेटर जरूर अपॉइंट करें। अगर वह आर्बिट्रेटर प्रोफेशनल हो तो बहुत ही अच्छा होगा। वह अपनी फीस तो जरूर लेगा, लेकिन कम से कम 15 से 18 महीने के लंबे समय के दौरान कोलैबोरेशन में आने वाली सभी समस्याओं से आपको निजात जरूर दिलवा देगा, उनका हल निकाल देगा। सबसे अच्छा तो होगा कि यदि आपका प्रॉपर्टी एजेंट ही आपका आर्बिट्रेटर भी हो, भले ही आपको उसे अलग से कोई फीस देनी पड़े। यहां मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रेटर की फीस की रकम कोई फिक्स नहीं होती। यह तो उसकी लियाकत और समय पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और उस पर कितना समय लगेगा। अगर आप मुझसे पूछें तो यदि किसी छोटे प्रोजेक्ट में मुझे कोई अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त करता है तो मेरी मिनिमम कंसल्टेंसी फीस 1.25 लाख रुपए होती है, बाकी प्रोजेक्ट देखकर कि वह कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अधिकतर लोग आर्बिट्रेटर की इस फीस को बचाने की खातिर उसे अपॉइंट नहीं करते या फिर किसी अनप्रोफेशनल व्यक्ति को इसके लिए बिना कुछ दिए या कुछ छोटा सा अमाउंट देकर अपॉइंट कर लेते हैं। बस वहीं वह गलती कर देते हैं, जिसका उनको बाद में कई बार खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब बात करते हैं कि उस समय क्या किया जाए जिस समय बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर अपनी अपनी जगह पर अड़ जाते हैं कि यह क्लॉज उन्हें मंजूर नहीं है। सेल डीड स्ट्रक्चर बनते ही करवानी है या फिर बिल्डिंग पूरी होने के बाद करवानी है। दोस्तों, एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट होने के नाते आपको सब कुछ खोल के तो नहीं बता सकता, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें बहुत से लूप होल भी होते हैं। हाँ, कुछ इजी पॉइंट, इजी क्लॉज जरूर बता रहा हूं जो कि आपके बहुत काम आएंगे और इसे हर कोई आपको बताएगा भी नहीं।
देखिए, सबसे पहली बात तो भले ही हम 500 पेज का कोलैबोरेशन एग्रीमेंट ही क्यों ना बना लें, उसमें भी हम हर बात को कवर नहीं कर सकते। दूसरे, बहुत बड़ा और लंबा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होने से भी उसमें अधिकतर क्लॉज कई बार आपस में कंट्राडिक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए ही जरूरत पड़ती है एक समझदार प्रॉपर्टी एजेंट और आर्बिट्रेटर की। तीसरे, प्रॉपर्टी ओनर के लिए सबसे सेफ या कहें कि एक्स्ट्रा सेफ तो यही रहता है कि वह एनेक्चर के अनुसार पूरी बिल्डिंग का काम खत्म होने के पश्चात ही बिल्डर को कोलैबोरेशन के बदले दिए गए पोर्शन की सेल डीड करवाए। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो कोलैबोरेशन पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर्टी ओनर्स भी कई बार अननेसेसरी एनेक्चर से, यानी कि जो स्पेसिफिकेशन तय हुई है उससे बहुत अधिक काम करवाना चाहते हैं, जिससे कि बिल्डर का तय सीमा से अधिक खर्च आ जाता है और बिल्डर द्वारा वो एक्स्ट्रा काम ना करने पर प्रॉपर्टी ओनर कोलैबोरेशन के बदले में दी गई प्रॉपर्टी की सेल डीड कराने में दिक्कत करता है। हालांकि इस तरह की नौबत कम आती है, अधिकतर बिल्डर ही की गलती पाई जाती है। लेकिन अगर फिर भी बिल्डर इस बात के लिए एग्री नहीं होता और वह चाहता है कि मुझे तो स्ट्रक्चर खड़ा करते ही या फिर 60%, 70% या 80% काम खत्म होने के पश्चात ही अपने या अपने किसी नॉमिनी के नाम सेल डीड करवानी ही है, तो यहां फिर आर्बिट्रेटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, उसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। उस समय आर्बिट्रेटर कुछ ऐसे रास्ते निकाल सकता है जिससे कि दोनों पार्टीज भी अपने को सेफ समझे और इस समस्या का समाधान भी हो जाए। एक तो यदि काम खत्म होने से पहले बिल्डर के नाम बिल्डर को दिए गए पोर्शन की सेल डीड करानी हो तो सबसे पहले बिल्डर से एक अंडरटेकिंग ले। अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर पर होनी चाहिए जिस पर यह साफ साफ क्लॉज लिखा हो कि बिल्डिंग का पूरा काम दोनों पार्टीज द्वारा साइन किए गए एनेक्चर के अनुरूप खत्म होने पर ही बिल्डर या उसके नॉमिनी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। यदि बिल्डर किसी थर्ड पर्सन के नाम सेल डीड करवा रहा है तो उससे भी अलग से एक अंडरटेकिंग लें जिसमें यह क्लॉज जरूर डलवाएं कि बिल्डर के बिहाफ पर ही उस थर्ड पर्सन के नाम पर प्रॉपर्टी ओनर सेल डीड कर रहा है। अगर किसी भी वजह से बिल्डर एनेक्चर के अनुरूप समय पर काम पूरा नहीं करता या काम पूरा करने के पश्चात जब तक प्रॉपर्टी ओनर बिल्डर को एनओसी नहीं देता तब तक इस सेल डीड को इनवैलिड माना जाएगा। वैसे मैं तो अपने क्लाइंट की फेवर में इस क्लॉज को सेल डीड में ही लिखवा देता हूं अगर सेल डीड करवानी हो तो, लेकिन अधिकतर बिल्डर इस पर ऐतराज करते हैं। वे नहीं चाहते कि सेल डीड में भी यह बात लिखी जाए, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट काम करता हूं जिसका जिक्र आगे करूंगा। दोस्तों, यह तो हुआ एक ऐसा पॉइंट जिससे कि हम सिर्फ अपने क्लाइंट को या कहें कि दोनों पार्टीज को मेंटली सेफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जिससे कि प्रॉपर्टी ओनर सेफ तो है लेकिन एक्स्ट्रा सेफ नहीं। अब एक्स्ट्रा सेफ के लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या रेमेडी है और किस तरह से इतना सब करने के बाद भी कुछ वर्षों पहले एक शातिर बिल्डर ने कोलैबोरेशन की कुछ कमियों को, कुछ खामियों को भांपते हुए वेस्ट दिल्ली में बहुत बड़ा फ्रॉड कर डाला जिसमें बड़े बड़े और समझदार लोग भी उसके झांसे में आ गए। प्रॉपर्टी ओनर के लिए वह एक्स्ट्रा सेफ पॉइंट कौन सा है यह मैं आपको बताऊंगा अपने अगले एपिसोड कोलैबोरेशन पार्ट 5 में। दोस्तों, रियल एस्टेट के क्षेत्र से रिलेटेड मेरे सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं अपने उन सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया है। जल्दी अपनी नई वीडियो कोलैबोरेशन पार्ट 5 में कुछ नई, अनछुई और सटीक जानकारी के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। फिर से एक बार आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।